नमस्कार। धाकड़ बेटी विद निधि कुलपति की एक और कड़ी के साथ हम हाजिर हैं। आज हम बेहद खास देश की बेटी को आपके सामने लेकर आए हैं। उनका नाम है पल्लवी घोष। है वो असम की, लेकिन देश भर में जो बच्चे, महिलाएं ट्रैफिकिंग होती है उनकी, उस पर वो काम करती हैं। हजारों बच्चों को उन्होंने अपने परिवारों से मिलाया है, लड़कियों को सहारा दिया है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पर भी वो काम कर रही हैं। कई सम्मान उनको मिले हैं। और हम सब समझ सकते हैं कि जब महिलाओं को ट्रैफिकिंग से बचाना पड़ता है या बच्चों को बचाना पड़ता है, तो किस तरह के कार्टल्स काम करते हैं, कितना चुनौतीपूर्ण ये काम है। तो पल्लवी अपनी जान के खतरा को बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं रखती हैं और लगी रहती हैं, अपने देश के बच्चों को बचाने में लगी रहती हैं। तो आइए सीधे चलते हैं हम पल्लवी के पास, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। पल्लवी, बहुत-बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको कि आप एक इतने नेक काम कर रही हैं। किस तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आप लगाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके बारे में हम कम ही सुनते हैं, लेकिन आस-पास, दूर-दराज कभी ना कभी पता लगता है कि यहाँ पे बच्चा गायब हो गया, यहाँ पे लड़की गायब हो गई, अखबारों में पढ़ते हैं, मिसिंग पर्सन पढ़ते हैं। तो और मैंने ये पढ़ा कि आप बहुत छोटी थी, 12-13 साल की थी, तभी से कोई खो गया था। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी इस समाज में इस महत्वपूर्ण योगदान देने की? नमस्कार निधि जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपने बुलाया। तो ये एक्चुअली बहुत पुरानी बात है। मैं 12 साल की थी, मैं एक्चुअली असम से हूँ, असम के एक छोटे से रेलवे टाउन से हूँ। तो मैं हावड़ा, कोलकाता गई हुई थी। तो एक किसी के घर में किसी की शादी थी मेरे रिलेटिव्स में, तो उनके घर में जो काम वाली दीदी थी, वो क्योंकि मैं बहुत बोलती थी, तो वो बोल रही थी कि मुझे तुम मेरे साथ मेरे गाँव चलो। तो मैं उनके गाँव गई, तो 4-5 दिन तो मैंने ये 21 साल पुरानी बात है, अब मैं 33 की हूँ। तो मैं उनके गाँव गई, 3-4 दिन तो बहुत चीज़ें अच्छी थी क्योंकि मैं गाँव से नहीं थी, मेरे बोलने का स्टाइल अलग था, मेरे सब कुछ मेरा कहना, मेरा मैं जिस तरह चल रही थी, सब कुछ डिफरेंट था, तो बहुत अच्छा था। 5वें दिन मैंने देखा एक 50-55 साल के आदमी थे, वो एक लुंगी पहने हुए थे और उनके गले में गमछा था, बंगाली में हम गमछा बोलते हैं। घूमते हुए बोल रहे थे कि उनकी बेटी गायब है। अब मैं आपको बताऊँ, मैं उस टाइम पे 12 साल की थी और मुझे सच में बताऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हम में से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। हम जब कोई भी इश्तिहार देखते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे किसी मॉल के बाहर हो या फिर ऑफ़िस के बाहर कि इतना कद है, इतना रंग है, ऐसा साँवला है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो उन्होंने बताया, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगले दिन वो फिर से आए और गाँव में सबको पूछने लगे कि मेरी बेटी गायब है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता नहीं क्यों वो बार-बार मेरे पास आ रहे थे। शायद उनको लगा कि मैं बाहर से हूँ, बस उन्होंने एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा मुझे कि अगर आपके पिताजी आपको ढूँढते हैं, तो आपको कैसा लगता? मैं आपको नहीं बता सकती, वो शायद वो वाक्य मुझे बहुत हिट कर गया और मुझे लगा तब मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही था, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि बच्चे को ढूँढना है या जो भी है, मेरे दिमाग में ये था, एक छोटा-सा गाँव है, एक ही एंट्री है, एक ही एग्ज़िट है। एक 12 साल की लड़की गायब हो गई, ऐसे कैसे कि किसी को पता नहीं है। तो मैंने उनको बहुत पूछा कि आप बताइए, बताइए, वो बोल रहे हैं हमको नहीं पता। मैंने आस-पास में बच्चों को भी बताया, तो कुछ बच्चों ने 2-3 दिन बाद जब मैं जाने वाली थी वापस, तो मुझे बताया कि ये बहुत कॉमन है उस गाँव में, बहुत कॉमन होता है। तो मेरे को लगा कि पता नहीं, फिर मैंने उनको बोला आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? बोले हाँ, मैंने रिपोर्ट लिखवाया पर मुझे तो कुछ पता नहीं। जो भी है मैं उनका नाम और ये सब लिख के आ गई, उस टाइम पे मोबाइल नहीं था। अब ये जो कहानी है मैं 2021 तक किसी को नहीं बताती थी ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे ये बताना नहीं था, क्योंकि ना ही मेरे घरवालों को पता था, ना ही मेरे रिश्तेदारों को पता था, ना ही मेरे फ्रेंड्स को पता था कि मैं क्यों ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम करती हूँ। तो जो भी हुआ वो तो पुरानी बात है। इसके बाद मैं अलग-अलग जगहों में जाके ढूँढने की कोशिश कर रही थी कि क्या होता है गुमशुदा बच्चों के साथ। अब मैं जिसको भी पूछती सब हँसते। सब बोलते हैं हमको मर्डर का केस कर रहे हैं, हम रेप है, रायट है, ये सब है, चोरी है, डकैती है। ये मिसिंग गुमशुदा बच्चों को लेके क्या फ़र्क पड़ता है? अब ऐसे कर के बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल हुआ। तो एक बार मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, तो एक सीनियर पुलिस ऑफ़िसर मुझे मिल गए। तो वो मैंने ऐसे ही बातों-बातों में उनको पूछा, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, फिर उनको मैंने ये वाली बात बताई थी। तो उन्होंने मुझे बताया तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम रेलवे स्टेशन में क्यों नहीं जाती?
तो मैं रेलवे स्टेशन में जाने लगी। मैं जिस जगह से आती थी वहाँ का रेलवे स्टेशन मेरे घर से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है। रेलवे स्टेशन में गई, रेलवे स्टेशन में मैं जाके देखती थी कि बहुत सारे अलग-अलग राज्य के लोग हैं, स्पेशली जो ठेठ हिंदी बोलने वाले लोग, राजस्थान, हरियाणा। मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ पे लोग बंगाली, असमी, ट्राइबल भाषा बोलते हैं। यहाँ पे हरियाणवी वाली मतलब हिंदी, मेवाड़ी हिंदी, मारवाड़ी हिंदी, वो जाट वाली हिंदी, मेरे को बड़ा अजीब लगा। तो मैंने पूछा आप कहाँ से हो? उस टाइम पे मुझे एक औरत ने बताया था कि वो डूंगरपुर से है। उस टाइम पे पहली बार मैंने डूंगरपुर का नाम सुना, डूंगरपुर राजस्थान में है। फिर मैंने पूछा आप क्यों आई हो? बोल रहे हैं हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है क्या बोलते हैं पानी की समस्या है, रोज़गार का समस्या है, तो हम इसलिए आप लोगों पे भी जाते हैं। फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। सबसे बुरा खुलासा तब हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी और मेरी मम्मी का फ़ोन आता था। तो मैं हिंदी में बात करते बंगाली में बात करती थी। एक लड़की मुझे 3 दिन तक फ़ॉलो की। अब वो मुझे फ़ॉलो किए जा रही है, मैं जहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही है वो। मैंने फाइनली उसको पूछा कि, "तुम मेरे को इतना पीछा क्यों कर रही हो? क्या कारण है?" वो मुझे बोल रही है, "आप कौन-सा भाषा बोल रहे हो?" मैंने बोला, "बंगाली।" फिर बोल रही है, "हमारे गाँव में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बंगाली बोलती हैं।" तो मैंने बोला, "हाँ, हाँ, बोल सकती है, ये बहुत कॉमन भाषा है, बंगाली बहुत कॉमन भाषा है।" बोल रही है, "नहीं, नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, हमारा गाँव बहुत अंदर है, बहुत अंदर का गाँव है।" तो ये मैं आपको बोल रही हूँ जब मैं 12 साल थी उसके 6-7 साल बाद की बात है, जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। तो फिर वो मुझे बहुत पूछने लगी, तो मैंने बोला अच्छा मुझे गाँव का नाम बताओ मैं जाऊँगी। वो डर गई क्योंकि उसको कॉलेज से पता लगा था कि मैं थोड़ा पूछताछ करती हूँ, उसने बोला मैं नहीं लेके जा सकती। जो भी हो मैं बहुत सारे जगहों से छान-बीन करके जैसे-तैसे मैं किसी गाँव में पहुँची। अब गाँव में जब पहुँची तो मैं देखी कि सब लोग ऐसे क्या बोलते हैं चाँदी के कड़े पहने हुए हैं, पैर में कड़े, गले में मतलब वो ऐसा कड़ा जैसा और मैंने बोला जो मुझे लेके गई थी, मैंने उनको बोला आप तो मुझे यहाँ लेके आई, यहाँ पे तो सब हिंदी भाषी लोग हैं। तो वो मुझे बोल रही नहीं, 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 ये लोग सब बंगाली है, तुम बात करो ना। तो मैंने बोला इनके इनके गले में सिक्के हैं, सर ढका हुआ है, ये तो पक्का आपके गाँव के हैं। बोल रहे नहीं तुम बात करो। तो मैंने सिर्फ एक वाक्य पूछा कि आप कहाँ से हो? बंगाली में। उन औरतों के झुंड से एक लड़की रोने लगी। रो के मुझे पूछती है, "दीदी आप पश्चिम बंगाल से हो?" तो मैंने बोला, "नहीं, नहीं मैं असम से हूँ, पर मैं बंगाली हूँ।" तो वो उसने जो मुझे कहानी बोला उससे मैं दंग रह गई। वो मुझे बोली कि वो जब 13 साल की थी, तो वो गाँव के मेले में गई थी और मेले में उसको लाल गोला खाने गई थी वो, पर उसको दूध वाला गोला खाना था। एक लड़का था जो उसको बहुत समय से उसको मतलब देख रहा था, फ़ॉलो कर रहा था। उस लड़के ने इसको पूछा कि तुमको दूध वाला गोला खाना है? इसने बोला हाँ, तो उसने उसने उसको खरीद के दिया। लाल वाला गोला 50 पैसे का था, दूध वाला गोला ₹2 का था। तो इस बीच इन दोनों में दोस्ती हो गई। अब इस बीच इस लड़के ने पूरा पता कर लिया ये लड़की कहाँ से है, किस तरह का उसका फैमिली है, मतलब कितने गरीब है, कितने भाई-बहन है। अब उसको वो उसको बहलाने-फुसलाने लगा। 6-7 महीने बाद लड़के ने बोला तुम ट्रेन पकड़ो, ट्रेन पकड़ के तुम इधर आ जाओ। अब लड़की को तभी समझना चाहिए था। लड़की ने बोला मैंने तो कभी ट्रेन नहीं देखा, बोले कोई बात नहीं मेरा दोस्त तुम्हें लेने आएगा लोकल कितनी स्टेशन। बड़ी थी अब लड़की? कितनी बड़ी थी तब? वो 13 साल की थी, वो लड़की 14 होने वाली थी। तो हाँ। वो बोली वो ट्रेन में आ गई, सोचिए अब जिसने कभी ट्रेन में नहीं चढ़ा, वो ट्रेन में चढ़ के सियालदह आ गई। सियालदह से वो लड़का बैठ के उसको हावड़ा ले आया। हावड़ा से वो दोनों ट्रेन में बैठे दिल्ली आए। दिल्ली में पता नहीं उसने क्या चाय पिया। वो देख रही थी कि उसके सामने कोई है, लेकिन यही है कि वो सबकॉन्शियस थी। वो मतलब पूरी बेहोश नहीं थी, बट उसको पता चल रहा था कि लोग हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो फिर उसको हरियाणा ले लिया जाया गया और उसको बेच दिया। तब उसने जब आँखें खोला तो देखा वो एक रूम में है और उसके बगल में बहुत सारी बकरियाँ, भेड़-बकरियाँ हैं। तो उसने दरवाज़ा नॉक किया, एक औरत ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने उसको बोला तुम हमारी बहू हो। अब इसको खुशी हुई है, इसने सोचा वही लड़का है। जब ये रात को देखती है तो एक 40-45 साल का आदमी है। अब ये तो डर गई। अब फिर वो रहने लगी। तो मैंने उस लड़की को उस दिन पूछा कि तुमको क्या मैंने उसको सिंपल सा जवाब पूछ दिया। मैंने पूछा कि तुमको क्या इधर से निकलना है? बोल रही नहीं दीदी हमको नहीं निकलना है। हमको खरीदा ज़रूर गया है लेकिन हमको हमारे पति खाना-पीना सब देते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। तो वहीं से मुझे पता चला, फिर भी मुझे पता नहीं था तस्करी क्या है। मैं आई, मैंने गूगल में ऐसे मिसिंग फिर हरियाणा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम सब डाला। फिर डाला कि ऐसे आई, ऐसे-वैसे कुछ कीवर्ड्स डाल के मुझे पता चला अरे ये तो बहुत बड़ा एक मतलब बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, मानव तस्करी जिसमें बिलियन डॉलर पैसे हैं।
फिर मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर मैंने अलग-अलग संस्थाओं को पूछने लगी। मतलब मैंने बहुत सारे मंत्रालयों में अप्लाई किया, बट मेरा हायरिंग नहीं हुआ। फाइनली एक संस्था ने मुझे हायर किया। उन्होंने भी मुझे इसलिए हायर किया था क्योंकि मुझे सोर्स एरिया के भाषा आते थे। सोर्स मतलब ट्रैफिकिंग में, तस्करी में 3 चीज़ है। एक जगह जहाँ से बच्चों को उठाया जाता है, औरतों को, मर्दों को उठाया जाता है। एक उस जगह को क्रॉस करते हुए जिसको हम ट्रांजिट बोलते हैं, और एक है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में आपका बम्बई हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है। तो सोर्स में ज़्यादातर वैसे राज्य होते हैं जो गरीब राज्य हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, फिर आपके क्या बोलते हैं आंध्रा, ये सारे कर्नाटक, इस कुछ-कुछ क्षेत्र। तो फिर मुझे पता चला, फिर उस और संस्था में मैंने 5-6-7 साल मैंने काम किया। 6-5 साल काम किया, काम करके मैंने रिज़ाइन किया करके मैं अलग-अलग संस्थाओं के साथ काम करने लगी। इस बीच में जब भी जिस भी संस्था के साथ काम करती थी, मैं देखती थी कि क्या होता है ना, बहुत लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन क्या होता है, हम लड़कियों को रेस्क्यू करते हैं, मतलब उनको निकालते हैं। उसके बाद क्या? पीड़िता के साथ क्या होता है, हम ऑफ कोर्स संस्थाएँ हेल्प करती है केस लॉन्च करने में, ट्रायल होने में, लेकिन जब घर में भेज देते हैं, उसके बाद उसके साथ जो शोषण होता है, जो उसके साथ जो बदनामी लिखी होती है, उसके लिए कौन क्या कर रहा है? हम आपको पता है निर्भया फंड में 200 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन आप अगर पूछो मैंने इतने रेस्क्यू किए हैं, इसमें शायद 4 या 5 में ही कन्विक्शन हुआ होगा, जिसमें सज़ा मिला होगा। बिल्कुल, हाँ। उसमें से भी विक्टिम कॉम्पेंसेशन का जो पैसा है, जो उनको मुआवज़ा मिलना होता है, वो भी मैं आपको बोलूँ, वो भी बोलते हैं कि ठीक है, आपको 10 साल बाद मुआवज़ा मिलता है, 50,000 अकाउंट में आएगा और बाकी के पैसे एफडी बन जाएँगे, फिक्स्ड डिपॉज़िट। अभी भी मैं 2013, 14, 15 के केस में जा रही हूँ विटनेस बन के। तो आप सोचिए 10-10 साल में ये होता है। तो चलिए मैं तो विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करती रही। इस बीच क्या हुआ, 2020 में कोरोना के टाइम पे मैंने एक रेस्क्यू किया था तो जहाँ पे सब। तो पल्लवी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा ये बताइए तो इसका स्केल कितना है? हालाँकि बहुत बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चे ट्रैफिकिंग का स्केल है, माना जाता है। इस समय क्या एक अगर आप असेस करके बता सकें कितना बड़ा स्केल होगा इस पर? देखिए, ये तो बहुत बड़ा स्केल है। हाँ। आप अगर गूगल भी उठा के देखो तो हर 8 महीने में 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। हुँ। 8 मिनट में एक बच्चा गायब होता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बच्चे गायब होते हैं, लेकिन अगर आप तथ्य निकालो, तो हुँ, आपको डेटा नहीं मिलेगा। इसके हुँ, पीछे कारण ये है कि जब बच्चा गायब होता है, तो मोस्टली लोगों को लगता है वो भाग गया, वो हुँ, गुमशुदा है। तो वो हुँ, लोग जो केस दर्ज करते हैं, उसमें या तो वो लोग गुमशुदा का केस दर्ज करेंगे या फिर भागने का केस दर्ज करेंगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम में तस्करी जो होती है, 370 का जो सेक्शन है, वो नहीं लगता, मैक्सिमम हुँ, केसेस। इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है कि वह सेक्शन नहीं लगाता। अब मुद्दा है जब तक थाने में हो या फिर कानून के पास एविडेंस ही नहीं है कि उसकी तस्करी हुई है, तो वो लोग सेक्शन भी कैसे लगाएँ? उनके लिए हुँ, भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। हुँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर बच्चा मिल जाता है या फिर बच्चा फ़ोन कर लेता है या फिर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलता है कि बच्चा इधर है, इधर उसको लॉक करके रखा गया है या फिर उसको इधर किसी जगह में उसने फ़ोन किया है कि उसको उससे वेश्यावृत्ति या कुछ गंदे काम कराया जा रहा है, तब हमको लगता है ट्रैफिकिंग है। हम तुरंत बोलते हैं कि जो एफआईआर है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, आप उसमें प्रोसीड्यूरल करेक्शन कीजिए। मतलब आप उसमें अलग धाराएँ लगाइए कि उसकी तस्करी हुई है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ आज के टाइम पे स्पेशली कोरोना के बाद से जिस तादाद पे बच्चे, औरतें और मर्द की भी तस्करी हो रही है, वो उसके आंकड़े तो कोई भी नहीं बता सकता। आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो एनसीआरबी का डेटा है, उसमें उठा के ले देख लो, आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैक्सिमम लोग बोलते हैं हम काम पे जा रहे हैं। अब काम पे जा रहे हैं, काम क्या काम कर रहे हैं वो? जैसे एक चीज़ जिसके बारे में हम लोग नहीं बोलते, वो इंग्लिश में बोलते हैं डेट बॉन्डेज। मतलब आपके दादाजी ने किसी से कर्जा लिया है। अब आपके पिताजी भी चुका रहे हैं, आप भी चुका रहे हैं। इस चक्कर में इस चीज़ को भागने के लिए भी बहुत लोगों की तस्करी होती है। मैं हुँ। आपको बताऊँ आजकल लोग पानी। ये बिल्कुल बंधुआ मज़दूर जिसे कहा जाता है, वो भी कहा जाता है। तो वो अब शायद टर्म नहीं होगी, कानून भी कहता है वो ऐसा नहीं होता, लेकिन आप कह रही हो कि नहीं चला आता और उससे
भागने के लिए बचने के लिए भी लोग निकल पड़ते हैं। पल्लवी, ये जैसे आपने एक बच्ची का उदाहरण दिया कि उसकी शादी कहीं कर दी गई, ठीक है? शादी के लिए हो गया, आपने जैसे बोला बंधुआ मजदूरी से बचने के लिए हो गया। क्या-क्या और क्षेत्र हैं जो ये तस्करी को बहुत इज़ाफ़ा देते हैं? वेश्यावृत्ति है, ये है या क्या और एरियाज़ देखिए, हैं? बहुत सारे कारण हैं। एक हाँ, तो होता है, अभी देखिए दिल्ली में एक रेस्क्यू हुआ था जिसमें क्राइम ब्रांच ने रेस्क्यू किया था। 2 बच्चों को मिडल ईस्ट भेज रहे थे, अलग-अलग कारण है। एक तो हो हुँ, गया वेश्यावृत्ति, एक होता है जबरन शादी, एक हो गया बहू बनाने के लिए। क्या होता हुँ, था, बंगाल से बहुत सारी लड़कियों को, कुछ-कुछ जगहों से लड़कियों को किसी और राज्य में लेके, जिस राज्य जी, में मेल और हाँ, फीमेल का सेक्स रेशियो कम है, वहाँ हरियाणा, पे, पंजाब, जी, जी। हाँ, अब हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ वहाँ पे उत्तर भारत से लड़कियों को, मतलब ईस्ट इंडिया से लड़कियों को लेके आके उनको बेचा जाता था शादी के पर्पस के लिए। बहुत सारे कारण हैं। बंधुआ मजदूरी एक, वेश्यावृत्ति दूसरा, जबरन शादी ये है, सेक्स स्लेव जिसको हम बोलते हैं कि 5 आदमी मिलके एक लड़की के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि उनके गाँव में लड़की नहीं है। तो इस वजह से वो लोग अलग-अलग टाइप का टॉर्चर करते हैं। इसके सिवा पोर्नोग्राफी, जो आप देखेंगे, इतना जो हम जिस लेवल पे पॉर्न देखते हैं, जितना पोर्नोग्राफी है समाज में, उसमें भी लड़कियों का टॉर्चर किया जाता है। इसके सिवा घर-घर में काम करने के लिए लिया जाता है, पार्लर्स में, स्पा में लड़कियों को लिया जाता है। और सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है कपड़े। जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं, देखिए हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोग जो बिंदी लगाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो गहने पहनते हैं, इसके हुँ, पीछे कौन काम करता है? मैक्सिमम टाइम्स इनके पीछे बंधुआ मजदूर बच्चे और लड़के और लड़कियां काम करती है। जो पटाखे फोड़ते हैं हम, जो हुँ, पटाखों को बनाते हैं, उसके पीछे आपको बच्चे देखेंगे। फास्ट फैशन, जो हम लोग इतने बड़े-बड़े ब्रांड के कपड़े पहनते हैं ना, जो कपड़े हुँ, उतर जाते हैं, उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। हर हर फैक्ट्री में आप जाए, आप जूते से लेके, चप्पल से लेके, बाल से कॉस्मेटिक्स, जो हम मेकअप किट उठाते हैं, हर चीज के पीछे बच्चों की बंधुआ मजदूरी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चों को मारा पीटा जा सकता है, बच्चों को मुआवजा ना दे के एक रूम में लग, मैं आपको बताऊं, एक फैक्ट्री में हमने रेस्क्यू डाला था जिसमें अगरबत्ती बन रही थी। हमने 25 बच्चों को रेस्क्यू किया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, आधे से ज्यादा बच्चे इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में थे, ऐसे लग रहे हैं कि बेहोश हो जाएंगे। इसके हुँ, पीछे कारण ये है कि जो अगरबत्ती के जो फ्यूम्स है, जो अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है उससे, और सबसे बड़ी चीज, जो हमारा जो वर्ल्ड में जो इसका इनकम इतना है, ये इतना बड़ा एक काला बिजनेस है। और ऑर्गन ट्रैफिकिंग, अब तो एक नई हुँ, चीज आ गई, स्किन ट्रैफिकिंग। स्किन अच्छा, ट्रैफिकिंग, स्किन ट्रैफिकिंग यूरोप में, यूरोप के कुछ जगहों में इंसानों के स्किन, आपको पता होगा साउथ एशियन स्किन का डिमांड बहुत है। इसके पीछे कारण ये है कि साउथ एशियन स्किन में डॉट्स नहीं है। हमारे हुँ, स्किन काले हो या सफेद हो, फ्रिकल्स नहीं है, आप देखेंगे, ठीक है? तो इसीलिए इस स्किन का डिमांड बहुत ज्यादा, स्किन ट्रैफिकिंग बहुत बड़े तादाद में, आप न्यूज भी कुछ कुछ देखेंगे, मैं आपको कुछ लिंक हुँ, भी भेज सकती हूँ। ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ये हुँ, इतना बड़ा बिजनेस है, और यही एक कारण है कि मैंने संस्था खोला। क्योंकि 2020 में मेरे पास, मैंने जब रेस्क्यू किया था, मेरे पास एक एक राज्य से इंफॉर्मेशन आया था कि बहुत सारे बच्चों का देहांत हो गया है। अब फर्स्ट वेव ऑफ कोरोना में बच्चों को कोरोना भी नहीं हो रहा था, बच्चों की डेथ भी नहीं हो रही थी। इंफॉर्मेशन निकालने के बाद पता चला कि बड़े तादाद में अंगों का व्यापार हो रहा था, बड़े तादाद में। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस लेवल में अंगों का व्यापार चलता है, आप प्रोस्टिट्यूशन को निकाल सकते हैं, आप बंधुआ मजदूरी को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अंगों के व्यापार के बारे में आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हाई लेवल, इन्फ्लुएंशियल लेवल में लोग इन्वॉल्व है। तो यही कारण था कि संस्था खोलना, क्योंकि मेन मुद्दा ये था कि हम लोग, सब लोग तो उद्धार कर लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ये चीज पे काम क्यों नहीं करते कि तस्करी हो क्यों रही है। हुँ, अभी मैं आपको बताऊं, आप क्या विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बोलूं, पानी की वजह से भी लोगों की तस्करी हो रही है। कंटामिनेटेड वाटर जो है, कंटामिनेटेड वाटर, गंदी पानी, जिससे आप पी, जो गंदा पानी हम बोलते हैं, जिससे हाथ में घाव, पैर में घाव, स्किन इन्फेक्शन, स्किन कैंसर हो सकता है। कंटामिनेटेड पानी के चक्कर में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य माइग्रेट करते हैं ताकि अच्छा पानी से नहा नहा सके, पी सके। हुँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, इस चक्करों में भी लड़कियों की, लड़कों की तस्करी हो रही है।
ओह! ये भी कारण है। अभी एक हुँ, नई चीज़ आई है जो मुझे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बोली है कि मैक्सिमम जगहों में ये चीज़ हो रही है कि एक इंसान अपने राज्य से दूसरा बॉर्डर, दूसरा देश अगर क्रॉस कर ले, तो वो शायद विक्टिम है, वो शायद पीड़िता है। लेकिन क्योंकि पता नहीं चलता और प्रूफ नहीं होता, अक्सर उनके ऊपर जो फॉरेनर्स एक्ट है वो लग जाता है और वो जेल चले जाते हैं। जो हुँ, पीड़िता है वो एक्यूज़ बन जा रहा है। तो हुँ, सबसे बड़ी चीज़ है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होता, इंटरवेंशन प्रॉपर नहीं होता। सरकार काम कर रही है। हुँ। आपको तो जो ये जैसा कंटामिनेटेड पानी की वज़ह से जा रहे हैं, ये अपनी इच्छा से दूसरे राज्य में जा रहे हैं कि तस्करी हम इसे क्यों बोलेंगे? वो वो जाना जा रहे हैं कि हम अच्छे जगह में रहें। अब हाँ, जिनके जिनके थ्रू जा रहे हैं वो इंसान ठीक नहीं है। अच्छा, वो बेच वो देते हैं उन्हें उसको फिर। हाँ, वो उसको बोल रहे हैं ठीक है हम ले जाएँगे। अब आप बताइए जैसे फॉर अच्छा, एग्ज़ाम्पल मैं हाँ, असम से हूँ, मेरे को असमी भाषा आती है या फिर मेरे को बंगाली आती है, हिंदी आती है। अब अगर मैं साउथ में किसी जगह में जाऊँगी, मुझे वो भाषा भी नहीं आती, मैं मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास आईडी भी अलग जगह का है, तो हुँ, मेरा मेरा जो शोषण वो कर सकते हैं हर तरह से। तो इस तरह से और ज़्यादा तस्करी बढ़ गई है। ब्रिकलिन जो बोलती हूँ मैं, क्या बोलती हूँ, ईंट का यस, जो यस, ईंट ईट भट्टा, ईंट बनता ईट है। भट्टा। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक औरत को मैंने रेस्क्यू किया था, वो हुँ, बोलती थी कि दिन में वो 800 ईंट बनाती है, वो और बनाते उनके हैं। पति, और हाँ, उनको 300 से 400 रुपए मिलते हैं। हुँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, बॉम्बे के कुछ जगहों में मैंने काम किया है और मैंने वहाँ पे देखा है जो हम शर्ट पहनते हैं ना, हाँ, शर्ट में जो क्या बोलते हैं बटन लगाने वाला जगह होता है, बटन लगाते हैं, जी, जो स्टिचेस हाँ, होते हैं, हाँ, एक शर्ट में 4 से 5 बटन लगाने के एक बच्चे को ₹5 मिलता है। हुँ, आप सोचिए 4 शर्ट या 5 शर्ट बनाने से उनको ₹20 मिलेगा। ये तो एक उदाहरण है। मैं ऐसी लड़कियों के साथ काम करती हूँ कुछ-कुछ जगहों में भारत में, जहाँ पे वो साड़ियों में हुँ। साड़ियों में वो क्या बोलते हैं, वो तुल्य ग्लास का लगा, काम किया। जी, जी, हाँ, जी। 3 दिन में ₹70 मिलते हैं। हुँ। मैं तो ये ये जो बोलती हूँ कि आजकल ये हुँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मैं नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी आधुनिक गुलामी। आधुनिक इस गुलामी। इस तरह से गुलामी बढ़ रही है और हमको पता भी नहीं चल रहा है। ये जो हुँ, हम ब्रांडेड शॉप्स में जाके चीज़ें देखते हैं, हुँ, इसके हुँ, पीछे कौन काम कर रहा है? तो ये हुँ, सब चीज़ों के और बातचीत ही नहीं होती। बड़े हुँ, किसी न्यूज़ चैनल बोलिए, बड़े किसी प्लेटफ़ॉर्म में बोलिए, बात नहीं होती। हुँ, हुँ, न्यूज़पेपर्स में भी आप देखेंगे एक छोटे से साइड में होगा, इस हुँ, चीज़ का डिस्कशन, बड़े लेवल में डिस्कशन भी नहीं होता। हम हुँ, इतने बड़े-बड़े प्रोग्राम कर लेते हैं दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर में। क्या हम गाँव में जाके काम करते हैं? हुँ, हम एक्टिविस्ट, प्रोफ़ेसर, सोशल वर्कर्स के साथ काम करते हैं। क्या हम गाँवों में जाके औरतों को बोलते हैं या फिर घर-घर में जाके बातते हैं? क्योंकि हमको ज़रूरी है कि वहाँ पे काम करना जहाँ से ये तस्करी हो रही है और सबसे पहले हुँ, एड्रेस करना तस्करी क्यों हो रही है? गरीबी, हुँ, हुँ, अनपढ़, बेरोज़गार, हुँ, माइग्रेशन इतना ज़्यादा है, उसके हुँ, ऊपर से जो ये कल्चरल ट्रेडिशंस है कुछ-कुछ, तो सबसे बड़ी बात है हमको लगता है कि पढ़ाई-लिखाई से सब कुछ होगा, नहीं। आजकल जो सिचुएशन है लोग पढ़ाई-लिखाई करके भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। हुँ। तो हम लोग का जो ये स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम है, तो स्किल भी सीखना ज़रूरी है और एक चैलेंज जो हम लोग फेस करते होंगे, इतने लेवल तक गरीबी है। मतलब जिन-जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, वो तो बोलते हैं दीदी महीना-महीना हम तो सिर्फ नमक और चावल खाते हैं। पल्लवी एक चीज़ मुझे और पूछनी थी आपसे जो आपने ये तस्करी की बात की है कई को आपने रेस्क्यू किया होगा, तो चुनौती क्या आती है? क्या उनको जैसे रेस्क्यू करना, किसी के चुंगल से निकालना बहुत मुश्किल होता होगा उसपे कि आपके साथ एक पूरी टीम होती है और आपको खुद थ्रेट्स आते होंगे वो कैसे आप मैनेज करती हैं? क्योंकि आपने कहा देखिए, संस्थाओं के बाद अब आपका खुद का है संस्था। जी। सबसे बड़ी बात है चुनौती तो देखिए सबसे बड़ा चुनौती देखिए मैं तो बोलूँगी कि मैं बिना पुलिस के जा नहीं सकती। बहुत हुँ। लोग मुझे बोलते हैं कि पुलिस काम नहीं करती ये सब, लेकिन मैं आपको बताऊँ निधि जी मैं तो शायद ज़िंदा हूँ क्योंकि पुलिस मेरी बिल्कुल सेफ्टी करती है। बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। सेफ्टी बिना पुलिस के मैं कोई रेस्क्यू में नहीं जा सकती। हुँ, सबसे बड़ा चैलेंज होता है सर मैम जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस को इतना ज़्यादा दूसरे कामों का ज़िम्मेदारी दिया जाता है, कि अगर हम लोग एक मिसिंग केस का इन्फॉर्मेशन लेके थाने में जाए तो पुलिस को टाइम भी लगती है टीम इकट्ठा करने में, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है मैम राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब हुँ। जैसे अगर सोचिए अगर बिहार से कोई बच्ची गायब हो रही है, जब तक इन्फॉर्मेशन दिल्ली में पहुँचेगा तब तक पता नहीं लड़की शायद बॉर्डर भी क्रॉस कर ले। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, सबके बीच हुँ, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा है ज्यूरिसडिक्शन,
ये तेरा सीमा है, ये मेरा सीमा है, तो ये मैं इस सीमा के बगल में काम नहीं करूंगा। अब ऐसा भी हो सकता है मैं ऐसे किसी इंसान को जानती हूँ जो उस सीमा में काम नहीं करता, पर वो अगर थोड़ा प्रोएक्टिव हो तो हेल्प होगा। एक ये है। तीसरा है, ये तीसरा चौथा रीजन है फंडिंग का। जैसे आपको अगर रेड करना है, मैक्सिमम केसेस में हम लोग देखते हैं कि जो अगर बच्ची हुई ना 18 साल से नीचे, तो तुरंत तुरंत काम होता है। लेकिन अगर वही औरत हो गई या फिर बड़े उम्र का मर्द हो गया, नहीं, हाँ हाँ हाँ, अरे वो तो खुद से गई होगी, मर्जी से गई होगी, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, अगर आप ट्रैफिकिंग की बात बोले स्पेसिफिकली, गृह मंत्रालय से हर जिले में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स बनाया गया है, जिसको हेड करेगा एक 3 स्टार ऑफिसर, मतलब एक इंस्पेक्टर। लेकिन अक्सर केसेस में रेड में या तो सब इंस्पेक्टर जाता है या फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जाता है। लेकिन आईओ जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो इंस्पेक्टर को ही करना पड़ेगा। इसके ऊपर जुडिशियरी, जब लड़की रेस्क्यू होती है तब से लेके जब केस ट्रायल में जाता है, इतना टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ की एक लड़की को हमने रेस्क्यू किया था। जब रेस्क्यू किया था, लड़की को संताली आती थी। जब कोर्ट में चला, हिंदी आती थी क्योंकि वो दिल्ली में थी। जब केस कोर्ट में चला गया, वो गाँव चली गई, उसको संताली आता है। अब जज उसको हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहा है, वो संथाली में बात कर रही है। लैंग्वेज प्रॉब्लम एक। दूसरा है आइडेंटिटी, वीसी मिलता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे वीसी सैंक्शन होता है तो बैंक में कभी बोलते हैं कि आपको नेशनल बैंक में अकाउंट होना पड़ेगा, तो लड़की ने स्टेट बैंक में अकाउंट किया होगा, बोलेगा तब तुम स्कूल का सर्टिफिकेट लाओ, स्कूल के सर्टिफिकेट में कोई और नाम होगा। अच्छा, तुम ऐसी नहीं दिखती थी, तुम्हारा बाल कटा हुआ था, तुम बताओ। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स। ऊपर से विटनेस की कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं एक एक केस में 20-25 बार गई हूं मैं खुद। आने जाने का खर्चा वो लोग देते हैं, ट्रेन में देते हैं, कोई बात नहीं, सरकार के पास इतना पैसा है भी नहीं। लेकिन मुद्दा है, आप बताइए, मैं असम से दिल्ली एक केस की पेशी के लिए ट्रेन में जाती हूँ 33-35 घंटा लगा के, और उसके बाद वो केस की सुनवाई नहीं होती। 10-10 साल बाद केस की सुनवाई होती है। ये एक प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो फंड है, जो हम निर्भया फंड है, वो फंड तो एलोकेट ही नहीं हो रहा है। ये तो हो ही नहीं रहा। अनयूज ये तो रहता है, बिल्कुल। काफी ये तो खबरें आई कि वो अनयूज भी रहता है। तो ऐसे में पल्लवी, आप, क्योंकि हमारी बातचीत हो गई 26 मिनट की, आप ये बताइए ऐसे में आपको क्या लगता है, जो आपने बताया कोऑर्डिनेशन की जरूरी है, आपने बताया कि पुलिस हमारी ओवरबर्डन्ड है, आपने बताया कि जुडिशरी में बहुत पेपर प्रूफ बहुत चाहिए होता है, क्या सुधार आ सकता है, या क्या आपको लगता है संक्षेप में जो बदलाव लाने की जरूरत है? मैं जानती हूँ इच्छा शक्ति बहुत बड़ी बात है ना, सबको जैसे इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन आप क्या सुझाव देंगी सरकार को, क्या बोलेंगी इस बारे सबसे पहले है पार्टनरशिप। प्लीज ये मत सोचिए कि आप दिल्ली में काम करते हैं तो ये मेरा सर्वाइवर, ये तेरा सर्वाइवर, ये मेरा केस तेरा केस नहीं। में? अगर तस्करी हुई है तो हमारी जिम्मेदारी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इस डेमोक्रेसी में, कि हम लोग हेल्प करें जिससे जो बन पड़े कॉमन मैन को। पहली। दूसरी चीज है, अगर हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई है स्पेशली, तो वो सिर्फ इसी केस को लेकर डील करे, ना ही लोकल पुलिस को दौड़ाए। दूसरी चीज। तीसरी चीज है, जुडिशियरी में फास्ट ट्रैक केस करें। जजेस के पास हजारों हजारों केस होते हैं। हर जज को अगर आप ट्रैफिकिंग की केस देंगे तो जज तो वैसे भी वो हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि फास्ट ट्रैक कीजिए। ऑनलाइन हियरिंग की बात करिए। आने हाँ, जाने में जो मैन पावर वेस्ट हो रहा है ना, मैं आपको बताऊं, 3-4 बार मेरी ऑनलाइन हियरिंग हुई अब इसमें वेबएक्स पे। ऑनलाइन हियरिंग नहीं होती है, ऑनलाइन नहीं, हियरिंग नहीं है। वेबएक्स के थ्रू मेरी 2-3 बार हुई, लेकिन सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क नहीं हाँ, आता, ये वो। तो ऑनलाइन हियरिंग का ये करिए, फास्ट ट्रैक कीजिए केसेस को। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप इस चीज को कम करना चाहते हैं तो प्लीज गांवों में जाके काम कीजिए, सोर्स में जाके काम कीजिए, और बातचीत कीजिए सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि, और इंग्लिश और हिंदी में नहीं, लोकल लैंग्वेज में जो बोलते हैं ना, मातृभाषा में, बिहारी, भोजपुरी क्षेत्रीय, में, बिल्कुल। हाँ, मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, बंगाली में, आसामी में, जो भी है, जितने भी, मराठी में। क्योंकि क्या रेडियो होता में है ना, ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे, क्योंकि उसमें ये आगे बढ़ा जा सकता है। तो पल्लवी, आपसे बात कर कर बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। आपने एक जो बड़ी तस्वीर है हम सबके सामने रखी है, जो लोग भी आपको सुनेंगे, मन में वाकई में किसी अनजान बच्चे को या महिला को या पुरुष को भी भटकता हुआ देखेंगे तो
मदद करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो आप हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह लगी रहें और आम नागरिक की मदद करती रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पल्लवी जुड़ने के लिए। थैंक यू निधि जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो हमने पल्लवी से मुलाकात की और जाना किस तरह से पानी को लेकर भी ट्रैफिकिंग हो रही है, अपनी स्किन को लेकर भी ट्रैफिकिंग हो रही है और हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसपे सबको मिलकर समन्वय लाकर ही हम आगे इस क्षेत्र में बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिनके अपने बिछड़ते हैं वो ही इस पीड़ा को समझ पाएंगे। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और धाकड़ बेटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।